गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आप पढ़ रहे हैं। लैंगिक दुर्व्यवहार। प्रशिक्षणार्थियों, लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आपने लैंगिक दुर्व्यवहार प्रशिक्षणार्थियों लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आज आपको मानसिक उत्पीड़न, मानसिक दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, आप जाति, जन्मस्थान, देश, रंग, रूप, भाषा, इनको लेकर इंसान के बीच में आप देखते हैं नफ़रतों का बाजार खड़ा हुआ है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या जाति, क्या भाषा, क्या धर्म, क्या रंग, प्रजातियां, देश, जन्मस्थान, मनुष्य, इंसान का दुश्मन बना हुआ है। इंसान के साथ भेदभाव करता है, जातियों को लेकर, भाषाओं को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदायों को लेकर, जन्म स्थान को लेकर और विभिन्न देशों को लेकर आप देखते हैं इंसान के बीच में ये भेदभाव भरा पड़ा है। प्रशिक्षणार्थियों, ठीक है, इंसान का भेद है। स्त्री वो नहीं जानते, यहाँ मनुष्य से नफरत कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषाओं को लेकर, स्थान को लेकर, जाति को लेकर, रंग रूप को लेकर, गोरे और काले का भेद आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना भी होगा। अंग्रेज काले लोगों से खुद को गोरा मानते थे और गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते हैं। जातियों को देख लीजिए, एक जाति अपने को श्रेष्ठ समझती है और दूसरी जाति वालों को हीन। इस प्रकार से ये नफ़रतों का बाजार गर्म होता जाता है। एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म के लोगों को नफ़रत से देखते हैं और दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि ये जातियों को लेकर, संप्रदायों को लेकर, धर्म को लेकर, रंग को लेकर ये भेदभाव इंसान के बीच में क्यों है? प्रशिक्षणार्थियों, हो सकता है कि आपको उनकी भाषा समझ में ना आई हो सकता है कि आपने कभी उनके मजहब का ढंग से अध्ययन नहीं किया गया हो। हम दूसरे लोगों से नफ़रत इसलिए करते हैं कि हम नहीं जानते कि वो क्या हैं। ना हमको उनके मजहब की जानकारी, ना हमें उनकी भाषा की जानकारी, फिर हमारे नफ़रत करने का औचित्य क्या है? मैं समझता हूँ दुनिया के धर्मों का जितने भी महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया है। चाहे महात्मा गांधी जी हों, उन्होंने विभिन्न धर्म के मानने वाले धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। गीता, बाइबल, कुरान, सब कुछ गांधी जी ने पढ़ा। और तो और आश्चर्य की बात आप ये भी देख लीजिए, बाबा रामदेव जी ने भी वेद भी पढ़े हैं और रामायण, गीता, महाभारत भी पढ़ी है और कुरान का भी अध्ययन किया है। उनके इंटरव्यू में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मैंने वेद भी पढ़े हैं, रामायण, गीता, महाभारत भी पढ़ा है और कुरान का भी अध्ययन किया है। तो प्रशिक्षणार्थियों, जितने भी महापुरुष होते हैं वो विभिन्न धर्मों में एकता ढूंढते हैं और जो ओछे लोग हैं, संकीर्ण विचारधारा के हैं, वो विभिन्न धर्मों में मतांतर ढूंढते हैं। विभिन्नता में एकता ढूंढने वाले भी हैं
और एकता में विभिन्नता ढूंढने वाले भी। प्रशिक्षणार्थियों, ये इंसान की संकीर्ण सोच है जिससे वो एक दूसरे के साथ भेदभाव करता है। और तो और उसी प्रकृति ने, उसी कुदरत ने महिला और पुरुष दोनों बनाए। महिला भी कुदरत ने ही बनाई है और कुदरत ने, प्रकृति ने ही पुरुष भी बनाए हैं। दोनों के संरक्षण करने वाले एक, दोनों की संरचना कुदरत ने की है और उसके बावजूद आप देखते हैं कि लोग नफरत कर रहे हैं। किससे नफरत कर रहे हैं? लोग महिलाओं को हीन समझ रहे हैं और पुरुष खुद को श्रेष्ठ समझ रहा है, जबकि प्रकृति की अमूल्य कृतियां हैं मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों अमूल्य हैं। लेकिन हमारी पुरुष प्रधानता, हमारे समाज की ये परंपरा, हमारे समाज की ये रूढ़ियाँ, जिनकी बदौलत हमने महिलाओं को पुरुषों से दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। महिलाओं के लिए दोयम दर्जा और पुरुषों के लिए प्रथम दर्जा पुरुष प्रधानता वाला समाज है। और यही सोच महिलाओं को मानसिक रूप से उनके साथ ये पुरुष की प्रधानता होना और पुरुष की प्रधानता के वशीभूत पुरुष के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करना या महिलाओं का मानसिक दुर्व्यवहार करना, ये सब कुछ पुरुष के इस सोच का नतीजा है। प्रशिक्षणार्थियों, इंसान के विचार, इंसान के आदर्श और उसकी मान्यताएं उसके घर और परिवार से प्रारंभ होती हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप में जो महिलाओं के प्रति ये नफ़रत के भाव, आप में जो महिलाओं के प्रति ये दोयम दर्जा प्रदान करने की भावना, आपको अपने पुरुष को श्रेष्ठ समझना और महिलाओं को हीन समझना, ये आदर्श, ये विचार, ये मान्यताएं आपके अपने परिवार की, आपके घर की देन है। जिस वातावरण से आप निकल कर आए हैं, उस वातावरण में आपने महिलाओं के साथ यही भेदभाव अपने घर के मर्दों को, पुरुषों को करते हुए देखा था। वो उन्हीं के बोए गए बीज हैं जो आज आपके रूप में ये पौधे जो लहलाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आप हैं। ये पेरेंट्स, गार्जियंस, आपके अभिभावकों ने, आपके अपनों ने आपके साथ में, आपके घर की महिलाओं के साथ में ये व्यवहार किया था। उसी व्यवहार को, उन्हीं मान्यताओं को, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं उसूलों को और उन्हीं के नक्शे कदम पर आप, विचारधाराओं के नक्शे कदम पर आप चलते हो। तो आपके घर की जो मान्यताएं हैं, पारिवारिक जो स्थितियां हैं, वही आपके आदर्श हैं और उन्हीं विचारों को लेकर आप समाज में आते हो और जो आपके परिवारीजनों ने महिलाओं के संग किया, वही व्यवहार आप महिलाओं के साथ करते हो। माना कि अभी आप छोटी उम्र में हैं, लेकिन आप अपने घर में अपने बुजुर्गों को, अपने परिवारीजनों को, घर के पुरुषों को आप क्या करता हुआ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि घर की महिलाओं को हीन माना जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है और तो और उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको टोका जाता है, रोका जाता है, हर चीज़ से उनको वंचित कर दिया जाता है। क्या प्रशिक्षणार्थियों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये दंत कथाएं हैं? नहीं, ये सत्य कथाएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे विचार, हमारे आदर्श, हमारी मान्यताएं, हमारे दृष्टिकोण, ये महिलाओं के संग हमारे व्यवहार को भी झलकाता है। तो महिलाओं को घर पर भी और बाहर भी प्रताड़ना का
या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। महिलाएं न मायके में सुखी हैं, महिलाएं न ससुराल में सुखी हैं, महिलाएं न घर में सुखी हैं, महिलाएं न कार्यस्थल पर सुखी हैं। उनको हर जगह उनके साथ इस पुरुष होने का, पुरुष के वर्चस्व का उनको खामियाजा उठाना पड़ता है। उनको अपने महिला होने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो महिलाएं ना घर में सुखी हैं, ना महिलाएं बाहर उनको चैन है। महिलाएं ना ऑफिस में सुखी हैं, ना महिलाएं स्कूल कॉलेज में, ना महिलाएं जहां काम करती हैं वहां कार्यस्थल पर भी वो सुखी नहीं हैं। ना वो अपने मायके में सुखी हैं, ना वो अपनी ससुराल में। उनको हर जगह प्रताड़ना ही है, उनके साथ दुर्व्यवहार ही है। प्रशिक्षणार्थियों, आज ऐसे ही दुर्व्यवहार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं के संग घर और बाहर मानसिक रूप से दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना। तो वो दुर्व्यवहार और प्रताड़ना ये है कि संकीर्ण विचारों की परवरिश का होना। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे घर में सबसे पहले तो बेटियों को जन्म लेने नहीं दिया जाता, और जैसे तैसे करके वो अगर जन्म भी ले लेती हैं तो उनके लालन पालन की जब जिम्मेदारी आती है तो उसमें एक शब्द आता है, कटौती। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपसे कि पहले तो उसके जन्म से पहले ही उसके अपनों के द्वारा लिंग का निर्धारण करवाया जा रहा है। अगर वो बेटी है तो उस कन्या के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर ऐसी अवस्था में कि भ्रूण की हत्या नहीं हो सकती तो जैसे तैसे करके उसने जन्म भी ले लिया है तो उसका जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कर दिया जाता है। और तो और जब उसकी परवरिश की बात आती है, उसके खान पान की बात आती है, उसकी शिक्षा दीक्षा की बात आती है, तो उसके हर क्षेत्र में परिवारी जनों के द्वारा कटौती कर ली जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, उसके साथ उसके अपने लोगों के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। सोच लीजिए, जब उसके अपने परिवारीजन हैं, उसकी माँ जन्म देने वाली, उसके अपने परिवार के लोग उसको इस प्रकार की प्रताड़ना दे रहे हैं, इस प्रकार की ये मानसिक अवसाद में ले जा रहे हैं, इस प्रकार से उसके संग दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो ही तो प्रकृति की देन बेटा और वो ही प्रकृति की देन बेटी, और उसके बावजूद बेटी के लिए भोजन में कटौती, बेटी के लिए वस्त्रों में कटौती, बेटी के लिए शिक्षा में कटौती, बेटी के हर चीज में कटौती की जा रही है। पुरुष पहले भोजन करेंगे परिवार के और महिलाएं बाद में करेंगी। अगर पुरुषों ने भूख लगी है, ज़्यादा खा लिया, तो महिलाओं को बचा खुचा भोजन ही खाना पड़ता है। ये कोई दंत कथाएं नहीं है, ये आम जन परिवारों के किस्से हैं, सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, उनके साथ ना परवरिश में समानता है, ना उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, और तो और उनको निर्णय लेने का कोई अधिकार परिवार के लोगों ने, घर के लोगों ने और उसको नहीं प्रदान किया। ऐसा मानते हैं कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले बुद्धि लब्धि कम होती है, महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं और पुरुष कठोर होते हैं, महिलाएं कोमल होती हैं। ऐसे विचार बनाकर खुद की मनगढ़ंत किस्से बनाकर और पुरुषों ने उनके साथ में ये दुर्व्यवहार कर रखा है कि उनको निर्णय लेने का कोई अधिकार परिवार ने नहीं दिया। और तो और ना घर में लड़कों को ये शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो लड़कियों को हीन समझते हैं। जब तुलना करने की बात आती है लड़कों से, तो महिलाओं को
पुरुषों के मुकाबले में हीन, लड़कों को लड़कियों के मुकाबले में लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में हीन और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में हीन माना जाता है। वो महिलाओं के महत्व को बताना नहीं चाहते। जब अर्धनारीश्वर हैं, अर्धांगिनी हैं, तो इनका महत्व कम कैसे हो जाएगा? इनका महत्व कम कैसे होगा जब ये अर्धांगिनी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, ऐसे नामों से संबोधन किया गया है और उसके बावजूद इनको मान नहीं रहे कि महिलाओं के बिना पुरुष का कार्य नहीं चल सकता है। इस समाज को, इस संसार में हम गति नहीं दे सकते। गति प्रदान करने के लिए महिलाएं हैं। मैं आए दिन गीत गाता हूँ, बोल है, कविता है किसी विद्वान की कि सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। प्रशिक्षणार्थियों, प्रेरणा ये है कि आपकी कल्पना ही नहीं की जा सकती राम की सीता जी के बिना, और राधा जी के बिना भगवान श्री कृष्ण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इस मर्द की भी कल्पना नहीं की जाएगी औरत के बिना। इन पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं है महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के महत्व को नहीं माना जाता। ये मानसिक दुर्व्यवहार है महिलाओं के संग। उनकी रुचि के अनुरूप उनको कार्य नहीं करने दिए जाते। ये मानसिक प्रताड़ना है महिलाओं के साथ। ना उनको रुचि के कार्य करने दिए जाते हैं, ना उनके लिए उनका महत्व माना जाता है, ना रुचि के कार्य करने दिए जाते हैं। और तो और महिलाओं को, चाहे वो घर में हो या ससुराल में या कहीं भी, उनके लिए हीनता सूचक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को देखते ही पुरुष द्विअर्थी संवाद, बद्दे गीत गाना, गाली गलौज और उनको बुरा ही शब्द कहा जाता है, भला नहीं। अगर उसके रंग रूप को लेकर टिप्पणी करनी है तो उसके रंग रूप को लेकर उसके अपने परिवारजन और उसके पास पड़ोस के लोग, उसके ऑफिस के लोग, उसके मिलने जुलने वाले लोग उसके रंग रूप को लेकर भी उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं कि पुत्र पैदा हुआ है तो वंश चलाएगा, पुत्र स्वर्ग में ले जाएगा और माँ बाप के लिए अंतिम यात्रा में वो उनकी चिता को मुखाग्नि देगा, पिंडदान करेगा, यज्ञ करेगा और वो परिवार को चलाने की जिम्मेदारी निभाता है, वंश को चलाने वाला है, परिवार का पालन पोषण करने वाला है। तो ये जो हमारे परंपराएं हैं, ये हमारे अंधविश्वास हैं कि वो वंश को चलाएगा, जन्नत में ले जाएगा, और ये हमारी सोच, ये हमारी परंपराएं, ये हमारे अंधविश्वास, ये महिलाओं के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और ये महिलाओं के संग होने वाला मानसिक दुर्व्यवहार है। प्रशिक्षणार्थियों, जिम्मेदारियों में भेदभाव, महिलाओं को सिर्फ घर की ही कार्य करने की आज़ादी दी जाती है, छूट दी जाती है, उनको घर से बाहर की कार्यों की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि महिलाएं गैर जिम्मेदार हैं, महिलाएं कमज़ोर हैं, वो पुरुषों के मुकाबले में कार्य नहीं कर पाएंगी। ऐसी स्थिति में उनमें जिम्मेदारी के साथ भेदभाव किया जाना भी महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। प्रशिक्षण आत्म प्रकाशन के अवसर, अगर उनके लिए कुछ उनकी इच्छा है तो उसको दबाने के लिए पाठ पढ़ाए जाते हैं। उनको अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी पसंद को, अपनी नापसंद को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को वो प्रकाशित नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। उनको ये मौका नहीं दिया जाता।
इससे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। उनमें हीनता और भावना की ग्रंथियां घर कर जाती हैं। कल कर दो तो थैंक यू। प्रशिक्षणार्थियों, बात चल रही थी सामाजिक कार्यों में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं मानसिक दुर्व्यवहार की पहचान और प्रताड़ना। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग मानसिक प्रताड़ना या मानसिक दुर्व्यवहार में आप पढ़ रहे हैं कि महिलाओं की सामाजिक कार्यों में, उन रीति रिवाजों में उपेक्षा की जाती है, उनका बहिष्कार किया जाता है, उनको उन कार्यों में शामिल नहीं किया जाता। पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव, ये भी मानसिक प्रताड़ना का एक रूप है, जिसमें महिलाओं को विवाह करने का दबाव बनाया जाता है, उनको बाध्य किया जाता है कि वो विवाह करें। इस प्रकार ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारियों का सौंपा जाना या विवाह की बाध्यता का होना, इनसे महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचती है, वो प्रताड़ित होती हैं और उनके साथ ये मानसिक रूप से होने वाला दुर्व्यवहार कहलाता है। दहेज, पढ़ाई छुड़वाना, ख़ासतौर से जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि महिलाओं से, बालिकाओं से छोटी उम्र में ही या उनके विवाह को करने के लिए या आर्थिक तंगी के कारण, और सबसे बड़ा कारण कि भाई को पढ़ाया जाएगा, बहन की पढ़ाई छुड़वा ली जाती है। पुरुष प्रधान समाज में बालिकाओं को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि उनकी शिक्षा में निवेश करने से क्या लाभ होगा। अगर हमने उनकी शिक्षा पर निवेश किया तो ये हमारा पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि बेटी को अगर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और टीचर बना दिया और कोई सरकारी नौकरी में चली गई, बैंक कर्मी बन गई, पुलिस कर्मी बन गई, वो कुछ भी जाती है तो हमारे लिए क्या लाभ। वो सब कुछ एक न एक दिन अपनी ससुराल ले जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, इन विभिन्न कारणों को मद्देनजर रखते हुए उन बालिकाओं की, उन महिलाओं की पढ़ाई छुड़वा ली जाती है और उनको पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। चाहे पढ़ने में वो प्रतिभाशाली हों, कुशाग्र बुद्धि की धनी हो, उनका आईक्यू लेवल बेस्ट हो, और उसके बावजूद उस व्यक्ति को पढ़ाया जाता है जो पढ़ना नहीं चाहता। उसको डॉक्टर बनाया जाता है जो मरीज के रूप में बैठा हुआ है, वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता। लेकिन पेरेंट्स, गार्जियंस उन बेटियों की, उन होनहार महिलाओं की पढ़ाई को छुड़वा लेते हैं और उनकी पढ़ाई को बीच में ही उनको छोड़ना पड़ता है। उनके साथ में मजबूरी है। पढ़ाई छोड़ने के पीछे परिवार की, समाज की, आर्थिक स्थितियों की विभिन्न मजबूरियों का उसके सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में अंदर ही अंदर वो महिला घुटती रहती है, मानसिक वेदना का शिकार हो जाती है और ये महिलाओं के संग होने वाला मानसिक दुर्व्यवहार। प्रशिक्षणार्थियों, दहेज को लेकर छोटी उम्र में ही ऐसी किस्से, ऐसी कहानियाँ बना ली जाती हैं कि अगर बेटी को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो इसको योग्य वर ढूंढने में कठिनाई होगी। ऐसी स्थिति में दहेज के दानव को लेकर परिवारों की चिंता और उनकी चिंता के साथ में उन बालिकाओं की, उन महिलाओं की कि उनको दहेज के लिए किसी भी प्रकार से दहेज का बंदोबस्त करना है और जिन महिलाओं का विवाह हो गया है उनको दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। आपके पिताजी ने हमारे बेटे को कुछ नहीं दिया, हमारा बेटा डॉक्टर है
और हम एक अनपढ़ महिला को ले आए, अशिक्षित को ले आए, और इसके बदले में हमको कुछ भी दहेज नहीं मिला। और तो और दहेज की पूर्ति ना होने पर उसको ताने मारे जाते हैं और दहेज लाने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जैसे तैसे करके वो दहेज ले भी आती है, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं होती। उसके बावजूद वो उस बहू से, उस महिला से मारपीट भी करते हैं और यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर देते हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो आत्महत्या भी कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महिलाओं के संग होने वाला व्यवहार ये मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करता है और ये मानसिक दुर्व्यवहार कहलाता है। बेटा पैदा होने का दबाव बनाना महिलाओं के ऊपर, ख़ासतौर से जिन महिलाओं के बालिकाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो बेटा पैदा करें, और बेटा पैदा करने का दबाव जिनके बालिकाएं हो गई हैं उनके लिए मजबूर किया जाता है कि वो बेटा पैदा करें। और ऐसी स्थिति में अंदर ही अंदर महिलाएं घुटती रहती हैं कि इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो खुदा जाने मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, उसके लिए कुंठा, चिंता, तनाव ये उसका बढ़ता ही रहता है। प्रशिक्षणार्थियों, इस बेटे होने के दबाव से महिलाओं को मानसिक वेदना पहुंचती है, मानसिक कष्ट पहुंचता है, जो आपके सामने मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अप्रत्यक्ष व्यवहार द्वारा, ख़ासतौर से ससुराली जनों के द्वारा या परिवारी जनों के द्वारा महिलाओं को अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली उनके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं। उनके साथ में इनडायरेक्ट व्यवहार के अंतर्गत वो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। आप अप्रत्यक्ष व्यवहार के द्वारा भी देख सकते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये गीत की पंक्तियां हैं, ये सही बैठेगा। वो कहते तो अपनी बेटी या बहू के लिए, अर्थात अपनी महिलाओं के लिए, और उनका कहने का अर्थ दूसरा होता है जबकि भावार्थ दूसरा है। वो उस महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं जिसके सामने इस बात का बखान किया जा रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये उनका विचार है। और इस प्रकार इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष व्यवहार के द्वारा वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और इससे महिलाओं को मानसिक वेदना होती है, जो मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में आपके सामने है। अंधेरे से डर, ऐसी स्थिति में जिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके साथ में ये मानसिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको अंधेरों से भी अब डर लगने लगता है। वो अंधेरों से घबरा जाती हैं और ऐसी स्थिति में उनका ये मर्ज बढ़ता ही चला जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मानसिक कष्ट है, मानसिक वेदना है, और ऐसी स्थिति में वो भयभीत हो जाती हैं, उनको डर सताता रहता है। तो उनको अब अंधेरे से भी, ऐसे हालात में उनको अंधेरा भी काटने को दौड़ता है, अंधेरों से भी उनको डर लगता है। प्रशिक्षणार्थियों, अंतर्मुखी, ये महिलाएं जिनके संग प्रताड़ना की जा रही है, जिनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो महिलाएं अंतर्मुखी हो जाती हैं और बाहर के लोगों से और अन्य समाज के लोगों से वो कम संबंध बना लेती हैं, अर्थात दूरी बना लेती हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं और अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपने विचार रखने का उनको कोई मौका नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है। तो उस मानसिक स्थिति के बिगड़ने पर वो झल्लाहट में और अवसाद में परिवर्तित हो जाती है। उनके साथ में कोई बातचीत करता है तो वो झल्लाहट के रूप में अपनी उस मानसिक वेदना को निकालती हैं। प्रशिक्षणार्थियों,
ये महिलाओं के लिए उदासीनता का माहौल पैदा करने वाला वातावरण है और महिलाएं उदासीन हो जाती हैं। उदासीनता का माहौल उनके लिए हो जाता है, वो हर तरह से निराशा अर्थात आशा विहीन हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं, क्योंकि उनको आत्म प्रकाशन के अवसर नहीं दिए गए। उनके रूप रंग को लेकर टिप्पणियां की गई, उनके खान पान को लेकर, उनके चाल चलन को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर, और तो और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम ये निकला कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो गई। तो मानसिक रूप से दुर्व्यवहार की पहचान के लिए मैंने आपके सामने ये कुछ बातें रखी जो महिलाओं के संग मानसिक दुर्व्यवहार की पहचान या मानसिक प्रताड़ना के रूप में पहचानी जाती हैं। सामाजिक कार्यों में उपेक्षा करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव बनाना, पढ़ाई छुड़वाना, दहेज का दानव, बेटा पैदा करने का दबाव और इनडायरेक्टली उनके ऊपर उनके लिए अपने व्यवहार के द्वारा उनको मानसिक प्रताड़ित करना। अंधेरे से उनको डर लगता है, अंतर्मुखी हो जाती हैं, झल्लाहट के रूप में उनकी उदासीनता और उनकी एक कुंठा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं समझता हूँ मानसिक दुर्व्यवहार की पहचान के लिए जो मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं, प्रशिक्षणार्थियों आपके समझ में ज़रूर आई होंगी। मैं मानसिक दुर्व्यवहार की पहचान से संबंधित पाठ के बारे में आपको पढ़ा रहा था और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए अगले पाठ में, अगले एपिसोड में चर्चा की जाएगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, आपके जो भी उचित सवाल होंगे उनको उचित जवाब दिए जाएंगे। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।